लर्निंग सीरीज की 8वीं वीडियो और चैप्टर 7 का बी पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने 7 चैप्टर को करा था, बट उसका कुछ पार्ट करा था जो मैंने बताया था कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एनआईओएस के पर्सपेक्टिव से देखें तो उन चीजों को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं कि हम पहले सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते हैं कि हमने क्या करा था, बट आई डोंट थिंक सो कि इस वीडियो में हमको रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि 7 चैप्टर का पार्ट बी है ना। ए चैप्टर में हम और चीजें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी ये सारी चीजें, बट हम इस वीडियो में ये जरूर डिस्कस कर लेते हैं कि हमने 7 चैप्टर के ए पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। तो देखो, उसमें हमने पढ़ा था केंद्रीकरण प्रणाली क्या होती है, विकेंद्रीकरण प्रणाली क्या होती है। तो जब दोनों को कंपेयर किया गया तो हमें मजा आया कि विकेंद्रीकरण प्रणाली अच्छी है, तो हमने लागू कर दिया इंडिया में। और उसके बाद हमने देखा कि विकेंद्रीकरण प्रणाली का इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट था, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि हम अपनी एजुकेशन को लेके इतने सारे काम कर रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं बना रहे हैं और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं काम भी आ रही है हमारे, बट क्या हम जो उनको लागू कर पाए हैं, तो लागू करने का जो तरीका है या जो भी हमारी गवर्नमेंट ने सोचा है कि किस तरीके से फुलफिल किया जाए, तो क्या वो चीज सही हो रही है ना। उसमें हमने कितनी सारी चीजें पढ़ी थी कि डीईओ के काम क्या है, डाइट के काम क्या है, बीआरसी के काम क्या है, सीआरसी के काम क्या है, उन सब के कामों के बारे में पढ़ा था हमने। और फिर हमने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि मतलब सूक्ष्म स्तर पर आयोजन कैसे करा जाता है। उसका मेन पॉइंट तो यही था कि इतनी सारी योजनाएं हमने लागू कर दी, तो उसका सूक्ष्म स्तर पर आयोजन क्या कैसे करेंगे, तो उसमें ताकि हमें समुदाय का सशक्तिकरण करना पड़ेगा, अभ्यंतर दलों की पहचान करनी पड़ेगी, अभ्यंतर दलों को डिवाइड करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, वो आप लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 चैप्टर का पार्ट बी, और ट्रस्ट में ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें ना सारा काम जो है वो अंडरस्टैंडिंग का काम है। इसमें ना हमें सिर्फ समझना है, इस पे हमें ज्यादा जोर नहीं देना, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं मारना पड़ेगा। तो जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा तो वो चीज हमारे लिए अच्छी है, बढ़िया चीज है। तो ये चीज अच्छी है, ये लोग आप आराम से याद भी रख सकते हो दिमाग में और आराम से समझ में भी आ जाएगा क्या था। ठीक है, अब देखो, जब हमने प्रारंभिक शिक्षा का हम आयोजन और प्रबंधन पढ़ रहे हैं, तो हमने सूक्ष्म स्तर पर आयोजन पढ़ लिया कि कैसे हमें क्या करा जाना है, उसमें विद्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो हमारी विद्यालय वो एसएमसी बनती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसका रोल क्या है। तो अब हम इस वीडियो में ये स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ने के लिए, और हमने आरटी एक्ट को भी थोड़ा सा पढ़ा था, बट हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम पहले से ही वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि ये जो है हमारा विद्यालय प्रबंधन प्रारंभिक शिक्षा में अभिशासन का क्या काम होता है। ठीक है, देखो, हमने बड़ी बड़ी योजनाएं बना दी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला दिया, सर्व शिक्षा अभियान चला दिया, शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया, बट उनके लागू करने का फायदा ही क्या है अगर हम वो चीज यूज ही नहीं कर रहे, अपनी डेली लाइफ में उसका प्रयोग ही नहीं कर रहे। मतलब बस हमने उसको अप्लाई कर दिया कि भाई यहाँ 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 ये लागू है, बट क्या जब उसका अभिशासन नहीं हो रहा, अभिशासन इन द मीन्स कि उस चीज को फॉलो नहीं हो रहा, मतलब जैसी जो चीज होनी चाहिए वो ना हो, उसको बोलते हैं अभिशासन। इट मीन्स कि देखो, एक बच्चा है, ठीक है, वो एक महीने में 30 दिन होते हैं, मान लो स्कूल वो, और उसमें से 4-5 दिन छुट्टी के हटा दो, सब ऐसे कैलकुलेशन करने लगेंगे, मान लो 30 वर्किंग डेज है, ठीक है, तो उसमें से मान लो एक बच्चा 28 दिन टाइम से स्कूल आता है, 2 दिन लेट आता है, तो हम उसका एक्सक्यूज सुन सकते हैं कि हाँ 2-3 दिन गलती से लेट हो गया, कुछ हो गया, इट्स ओके, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा अभिशासन में है। अभिशासन इन द सेंस कि वो जो काम उसको करना चाहिए वो वैसे ही काम कर रहा है, ठीक है, इधर उधर थोड़ी बहुत गलती तो हर चलती है। बट अगर एक बच्चा है वो 30 में से 25 दिन लेट आ रहा है और 5 दिन जल्दी आ रहा है, तो हम उस बच्चे को कहेंगे ये अभिशासन में नहीं है। अभिशासन इन द सेंस कि उस बच्चे के लिए जो ठीक है, उसको जो चीज करनी चाहिए, बच्चा वो चीज नहीं कर रहा, तो हम इसको बोलेंगे अभिशासन। तो आई होप आपको यहाँ पे अभिशासन का मीनिंग समझ में आ गया होगा, पर हमें इतना छोटे लेवल पे अभिशासन नहीं समझना, हमने समझना है प्रारंभिक शिक्षा में अभिशासन, जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, उसमें अभिशासन का क्या है, क्या रोल है। तो देखो, सबसे पहले इसमें आता है अभिशासन संबंधी समस्याएं। अभिशासन संबंधी समस्याएं मतलब कि हम लोग हर जगह बोल देते हैं आज से यहाँ ये स्कीम लागू है, आज से यहाँ ये चलेगा, यहाँ से वो चलेगा, बट लोग क्या करते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते, उसको मानते नहीं है, तो ये उसकी अभिशासन संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि कैसे, इसमें जैसे एक ऐसा संरचना तंत्र स्थापित करना
अनिवार्य है जो सुनिश्चित कर सके कि बच्चा का स्कूल में दाखिला हो गया है और बच्चा रेगुलरली प्रेजेंट है। कि मतलब मान लो हमने शिक्षा का अधिकार हर जगह बना दिया, हर बच्चे को स्कूल आना है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल आना है, स्कूल आओ स्कूल आओ। बट कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो ये मॉनिटर कर रही है कि बच्चा स्कूल आ रहा है नहीं आ रहा। अगर बच्चा स्कूल आ भी रहा है तो उसकी अटेंडेंस कितनी है या फिर क्या हो रहा है। अभी शासन से यहाँ पे ये मतलब है कि जो चीज जैसी होनी चाहिए ना उसी तरीके में वो चीज हो। ठीक है, इसमें और सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि केंद्रीय सरकार उन स्थानीय संस्थाओं को फंड देना जारी रखती है जो प्राथमिक शिक्षा देने के लिए उत्तरदायी है। तो क्या संस्था ये बताएंगी कि वो उसका उपयोग जो है सही से कर रही है और वो आगे भी सही से करेंगी, है ना। जो फंड उनको प्रोवाइड हो रहा है वो उसका यूज सही से कर रही है और आगे भी सही से प्रोवाइड करें। तो ये होती है अभिशासन संबंधी समस्या है। अब जैसे कि स्कूल का है रेगुलर, मान लो एक स्कूल की प्रोग्रेस हमको जज करनी है, तो कोई उसका स्कूल का हेड है जो स्कूल की प्रोग्रेस देखे, या मान लो एक एरिया में कितने स्कूल हैं उन सारे का इंस्पेक्शन करें, जाके वहां पे देखे कि टीचर पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, या टीचर ही खुद टाइम से आ रहे नहीं आ रहे, या ऐसा तो नहीं टीचर अटेंडेंस लगा के चले जा रहे हैं, या टीचर्स की ड्रेस जो है वो इनएप्रोप्रिएट है, सही नहीं है। तो ये सब इंस्पेक्शन करने के लिए चीजें होनी चाहिए। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे अभिशासन में हमारे प्रॉब्लम आती है। ये अभिशासन संबंधी समस्याएं हैं कि हम क्या करते हैं, जो चीज जिस तरीके की है ना उसको कुछ हेर फेर करके बदल करके कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं। तो ये चीज अच्छी नहीं है, ये हमारी इसमें अभिशासन संबंधी समस्याओं में आएगी। नेक्स्ट है अध्यापकों की भर्ती तथा प्रबंधन। अब हमने क्या करना है, देखो अब हमें पता है आरटी के अंदर हमको प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर खोलना है और जो हमारा एलिमेंट्री स्कूल सेकेंडरी स्कूल है उसको 3 किलोमीटर के अंदर खोलना है। तो धड़ाधड़ से नए नए स्कूल खुलते जा रहे हैं। अब नए स्कूल खुलेंगे तो उसमें बच्चे भी आएंगे तो पढ़ाने के लिए टीचर्स चाहिए, तो टीचर्स कहाँ से आएंगे। पहली बात तो वैकेंसी दिल्ली वाले निकालते हैं नहीं, गिनी चुनी वैकेंसी निकालते हैं 120, 300, 400, और वहीं पे अगर हम सर्वे करें दिल्ली का तो वैकेंट पोस्ट होते हैं करीब 14,000, 12,000, मतलब इतने हजार टीचर की हमें जरूरत है दिल्ली में एट अ टाइम, और वैकेंसी निकालते हैं 300, 400। पर खैर कोई नहीं, नौकरी मिलेगी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो लेंगे ही, ऐसी कोई बात नहीं है। पर इसमें बात ये आती है कि अध्यापकों की भर्ती तथा प्रबंधन कैसे करना है। आप सबको पता है कि अध्यापकों की भर्ती कैसे करी जाती है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। 12th के बाद आप डाइट करो तो आप 5वीं क्लास के लिए एलिजिबल हो, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करके बीएड कर लो तो आप 10वीं तक के बच्चों के लिए एलिजिबल हो, और मास्टर्स के बाद 12th के लिए। ठीक है, आपको पता है पहले 90s की बात कर रही हूँ, 1990 1991 में जब ये जो डाइट्स है वो नई नई बनी थी, तो पहले कोई भी ना तो सीटेट का एग्जाम होता था, सीटेट का एग्जाम तो अभी 2011 से स्टार्ट हुआ है, और उससे ना पहले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता था। ठीक है, 1990 में क्या होता था, मान लो आपने 12th करी, नो मैटर आपके नंबर कितने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी शिक्षा को लेके। लड़कियों को तो पढ़ाया ही नहीं जाता था, लड़कों को भी मुश्किल से मतलब 50% लड़के पढ़ते थे, अदरवाइज सब कृषि वाले में घुसे रहते थे, वहां पे अपना काम करते थे। तो 90 के जो टीचर होंगे ना, जो 1990 85 इनके आसपास टीचर लगे होंगे एज अ टीचर, अब तो शायद रिटायर हो गए होंगे, कितने रिटायर हो होंगे, तो उस टाइम पे कोई एग्जाम नहीं होता था। उस टाइम पे क्या करा, आपने 12th करी और आपने डाइट करा, और आपकी ना डाइट खत्म भी नहीं हो पाई होगी, इवन आपने सेकेंड ईयर के एग्जाम भी नहीं दिए होंगे, और आपको तुरंत ही स्कूल अलॉट कर दिए जाते थे कि भाई तुमको या बहन तुमको सेकेंड ईयर का पेपर खत्म करने के बाद इस स्कूल में पढ़ाने जाना है। सिंपल, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, कोई सीटेट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करा, तो थोड़ी सी कंपटीशन ज्यादा बढ़ा, तो अब सरकार ने डिसाइड करा कि उन टीचर्स में से भी बढ़िया टीचर छाटेंगे, कि उन टीचर भी जो ट्रेनिंग करके आए उनमें से बढ़िया कौन है। तो 2000 के आसपास एक एग्जाम स्टार्ट किया गया कि टीचर की ट्रेनिंग करने के बाद, डाइट करने के बाद और बीएड करने के बाद हम क्या करेंगे, बच्चों का पहले बीएड 1 साल की होती थी, आपको पता है 2014 तक, उसके बाद से 2 की कर दी। तो उन्होंने क्या करा कि हम एक ऐसा एग्जाम लेंगे जिसके बेस पे टीचर की नौकरी लगेगी, तो उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेना शुरू करा। तो डाइट करने के बाद जो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर लेता था उसकी नौकरी लग जाती थी, जो नहीं कर पाता था नहीं लगती थी। बट उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी फेल होने की बहुत कम होती थी, क्योंकि एक तो एग्जाम इजी आता था और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम थे, कॉम्पिटिशन बेसिकली बहुत कम था। ठीक है, तो हमें उसमें से सिलेक्ट करने थे। अब उसके बाद से क्या करा, अब डाइट करो, सीटेट क्लियर करो, जो सीटेट क्लियर कर लेगा उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लोगे तो ई डोजियर वाली लिस्ट आती है, मेडिकल लिस्ट आती है, मेडिकल दो, ये दो, ज्वाइनिंग तक का कितना सारा लफड़ा बहुत ज्यादा हो गया है। बट ये करना जरूरी भी है, क्योंकि आज के टाइम पे ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब हमें सब में से बेस्ट नहीं छाटना, हमें बेस्ट में से भी बेटर निकालना है, बेस्ट टेस्ट चाहिए हमें। ठीक है, बेस्ट टेस्ट वैसे कोई वर्ड नहीं होता, बेस्ट बेटर हमें वो चाहिए,
ठीक है, बेस्ट है, सबसे अच्छा इंसान चाहिए, तो हम टीचरों की भर्ती और तथा प्रबंधन के लिए क्या कर सकते हैं। तो अभी तो ये सारा मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि अभी हमारी अध्यापकों की भर्ती के लिए और प्रबंधन के लिए क्या हो रहे हैं। ये कार्यक्रम चलाए गए हैं, डाइट करवाओ, बीएड करवाओ, ये सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, इसके बाद भी हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि अध्यापकों को वेतन देने के मामले में बहुत ज्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। अगर आप यही देखो, गवर्नमेंट तो अच्छी खासी सैलरी है टीचर्स की, आपको भी पता है, तभी हम लोग शायद गवर्नमेंट के पीछे भाग रहे हैं, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए। बट यही कंपैरिजन में अगर आप प्राइवेट में जाओगे ना, तो आपको आधी की आधी सैलरी भी नहीं देते। 50,000 मान लो सैलरी, तो आधी की आधी 15,000 12,000 भी मुश्किल से मिलती है, और मेहनत है दोनों की बराबर। तो इस सैलरी में डिफरेंस ही तो देखने को मिल रहा है, और यही सबसे बड़ा रीजन है कंपटीशन होने का। अगर हमको प्राइवेट में भी इतनी सैलरी मिले या थोड़ी बहुत इधर उधर मिले, तो क्यों हम लोग प्राइवेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, पर ये रीजन है। तो इसका अध्यापकों की भर्ती तथा प्रबंधन कैसे करना है, ये भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति आपको पता है, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो इसमें क्या होता है, ये याद रखना, इसमें हमें 6 महीने के अंदर एक करनी पड़ती है कंडक्ट। एक मीटिंग हमें करनी है 6 मंथ में, एक तो होनी चाहिए, मतलब 12 मंथ में अप्रोक्स 2 मीटिंग तो कंडक्ट करानी कंपलसरी है। इसके अलावा स्कूल वाले हैं भाई, हर महीने करा लें, हर 3 महीने में करा लें, हर 4 महीने में करा लें, वो उनके ऊपर है। बट मिनिमम 2 तो उनको करनी पड़ेगी 1 साल के अंदर, और 6 महीने के अंदर एक बैठक होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, देखो, ये 2 साल तक के लिए एक कमेटी बनती है। विद्यालय प्रबंधन समिति में 75% सदस्य बच्चों के अभिभावक होंगे, यानी 75% बच्चों के पेरेंट्स। 25% किसी तरीके से चुने जाएंगे कि उसमें से 1/3 तो कोई भी उस जिले का कोई भी अधिकारी होगा, 1/3 उसमें से स्कूल में से होंगे, और एक जो बाकी 3 बचेंगे वो अभिभावक खुद लेंगे कि कौन बनाए, है ना। विद्यालय के विद्यार्थी, टीचर्स, कोई भी हो सकता है। तो इतना ज्यादा वैसे डिटेल में नहीं, बट मैं बता देती हूँ। मान लो एसएमसी में 100 लोग हैं, तो 100 में से तो आपके 75 डिसाइड हो गए पेरेंट्स से, अब बचे 25। अब 25 को भी ना 3 टुकड़ों में बांट दिया, 1/3 1/3 1/3। तो एक तो ये जिला अधिकारी होगा हमारा, कोई भी, ये 1/3 होंगे स्कूल वाले डिसाइड करेंगे, जैसे स्कूल के टीचर वगैरह कुछ भी हो सकता है। और ये 1/3 स्कूल का प्रिंसिपल, इसमें स्कूल का प्रिंसिपल भी होगा, स्कूल का प्रिंसिपल प्लस टीचर प्लस स्टूडेंट प्लस पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि ये 1/3 कौन होगा। ठीक है, तो ये विद्यालय प्रबंधन समिति है, जिसका अब हर एक स्कूल को अनुपालन करना आवश्यक है। हर एक स्कूल की अपनी एसएमसी कमेटी होगी, और इनका पालन करना जरूरी है, ऑप्शन नहीं है, पालन करना जरूरी है। ठीक है, और इनका काम क्या होगा कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करनी है। पता नहीं कौन सा बच्चों से हम अधिकार छीन रहे हैं, अब इतना ज्यादा एक्सप्लेन करा हुआ है। खैर, कोई बात नहीं है, वैसे बहुत सारे बच्चे जो वंचित हैं, तो इनके मेन काम क्या है, देखो, जीने का अधिकार है सबको। बेसिकली यहाँ पे बच्चों के अधिकारों की बात हो रही है। ये जीने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, गौरव और सम्मान से जीने का अधिकार है, न्यूनतम मूल सुविधाओं का अधिकार है। मतलब ये सारी चीजें बच्चों का अधिकार है, ये सारी चीजें बच्चों को मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा विद्यालय प्रबंधन और शिक्षा का अधिकार। तो ये शिक्षा का जो अधिकार है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये 2009 में आया था। 45वें आर्टिकल के तहत हटा करके इसको 21A में डाल दिया है, और ये सब 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, 2002 में किया गया था। अब 45वें संविधान संशोधन में 45वें आर्टिकल में ECCE की बात करी गई है, बाल्यकाल बाल्यावस्था की, और ये टोटली राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये कंपलसरी है, ये हमारा अधिकार है, इसमें हम केस वेस सुप्रीम कोर्ट सब कर सकते हैं, और ये राज्य के ऊपर है कि वो ECC वाले बच्चों के लिए, मीन्स कि 0 से 6 साल के बच्चों के लिए वो क्या करता है, क्या काम करता है, क्या योजनाएं चलाता है, ये ऑल अप टू उसके राज्य मंत्री के ऊपर है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो क्या लेता है। और विद्यालय प्रबंधन, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने नहीं पढ़ा है। विद्यालय प्रबंधन में क्या होता है कि हमको ये देखना होता है कि विद्यालय समय समय पर जिला अधिकारी से मांगी गई सूचना रिपोर्ट से चीजें दे, और ये देखे कि विद्यालय भवनों तथा अन्य ढांचों या मैदानों का प्रयोग मात्र शिक्षा या कौशल विकास के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा। मीन्स कि ऐसा जैसे स्कूल की बिल्डिंग है, अब मान लो स्कूल में हम पढ़े, शाम के टाइम स्कूल फ्री है, तो हमने उसमें शादी करने के लिए दे दिया हॉल किराए पे, उसमें कीर्तन चला रहे हैं, उसमें सुंदरकांड का पाठ रख रहे हैं, या वहां पे बैठ के सब नमाज पढ़ रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा होना चाहिए। जो विद्यालय के भवन है, जो विद्यालय की चीजें हैं, उसका सारा यूज केवल और केवल विद्यालय के उपयोग के लिए होगा,
और किसी के लिए नहीं, वो एक समुदाय के लिए नहीं है, समुदाय तो है बट बच्चों के लिए सिर्फ। इट मीन्स कि विद्यालय बच्चों तथा अन्य ढांचों या मैदानों का प्रयोग मात्र शिक्षा या कौशल विकास के लिए होता है। ठीक है, विद्यालय किसी व्यक्ति के समूह या संघ अथवा अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से नहीं चलाए जा रहे हैं। विद्यालय केवल और केवल बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स के प्रति अकाउंटेबल है, अदरवाइज उनको किसी और से कोई मतलब नहीं है कि स्कूल से पैसा कमा के हमको इसको देना है या कुछ फंड करना है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ये सब वैसे बेसिक चीजें आपको पता होगी, इसलिए मैं कहती हूँ सिर्फ अंडरस्टैंड वाली चीजें आप समझ लोगे। अब जैसे विद्यालय से ये भी अपेक्षा है कि एनसीईआरटी ने निर्धारित किया है कि वह योग्यता प्राप्त प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करेगा। अब कोई भी ऐसे अध्यापक नहीं रख सकते। अब देखो, आपने देखा होगा कि जो पहले प्राइवेट स्कूल थे, पहले बहुत सारे केस हुए, उसके बाद से थोड़ा अवेयर हो गए। पहले 12वीं पास टीचर्स को स्कूल पे पढ़ाने के लिए रख लेते थे, टीचर 12वीं पास करती थी और स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती थी। बट अब प्राइवेट स्कूल वाले भी थोड़े अवेयर हो गए हैं, वो सीटेट ना सही बट मिनिमम डाइट तो मांगते हैं कि मतलब डाइट हो या बीएड हो, कुछ भी उन टीचर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उनको रखते हैं। ठीक है, वो भी थोड़ा अवेयर हो गए कि अब एनसीईआरटी की बुक्स अगर फॉलो करनी है, अगर एनसीईआरटी कह रही है तो हमको ये करना पड़ेगा। यदि वह प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त नहीं करता है तो उस विद्यालय की मान्यता निरस्त की जा सकती है। तो भाई कोई भी प्राइवेट स्कूल क्यों रिस्क लेगा, अच्छे टीचर रखेगा, टीचर्स का खून भी चूसेगा लेकिन सैलरी अच्छी नहीं देगा। लेकिन यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं नहीं है या पूरी योग्यता प्राप्त इतने व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो जितने की राज्यों के विद्यालयों में आवश्यकता होती है, तो ऐसे अवस्था में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के महीने के अंदर राज्य सरकार केंद्र सरकार को लिखेगी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को लिख के देगी कि केंद्र सरकार भाई देख, मेरे एरिया में इतने टीचर नहीं है पढ़े लिखे। यार टीचर ही कहाँ से होंगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, यहाँ पे डाइट ही नहीं है, तो टीचर्स को मैं ट्रेनिंग कहाँ से दूं। हमारे स्टेट में इतने है ही नहीं, तो टीचर भी पढ़े लिखे नहीं है। अब मैं क्या करूँ बता। और अगर मैं बिना पढ़े लिखे टीचर रखूंगा मतलब बिना ट्रेनिंग वाले, भाई तू तो मेरे को टेस्ट कर देगा। अब मैं क्या करूँ। तो केंद्र सरकार को ये सारी चीजें लिख के देता है और दिक्कत बताता है। तो अब केंद्र सरकार क्या करेगी, छूट दे देगी, थोड़ी सी छूट कि चल बीएड नहीं है, चल कोई नहीं, कम से कम ग्रेजुएशन वाले टीचर तो ले सकता है भाई तू, और चल सीटेट नहीं है तो कम से कम तो डाइट वाले टीचर ले ले। मतलब कुछ बुनियादी जो बेसिक एलिजिबिलिटी होती है ना, उसमें थोड़ी सी छूट दे देगा और बोल देगा चल टीचर रख ले, पढ़ा ले, तो बच्चों को पढ़ाना क्योंकि जरूरी है। तो यही चीज होता है कि ऐसी अवस्था में केंद्र सरकार के अध्यापकों की बुनियादी अहर्ताओं में कुछ शर्तों के साथ छूट देने का प्रावधान करती है। इनके अंदर क्या होता है कि 5 वर्ष के भीतर तुमको ये सारी मांगे पूरी करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो यही था भारतीय शिक्षा में अभिशासन। अब ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा नेटवर्किंग। ये पढ़ना है कि नेटवर्किंग क्या है। तो इसको आगे डिटेल में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग है क्या, है ना। हम नेटवर्किंग को क्यों पढ़ रहे हैं या नेटवर्किंग क्या जरूरी है। तो ये जो है यूएनडीपी ने बताया, नेटवर्किंग को डिफाइन करा है, इसलिए मैंने यूएनडीपी की फुल फॉर्म भी लिख दी क्योंकि सबसे पहले जो 2019 वाला एग्जाम था ना उसमें आई थी। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देख लेना आप लोग क्या ये ठीक है या नहीं। इसने एक डेफिनेशन दी है नेटवर्किंग की कि नेटवर्किंग है क्या। तो नेटवर्किंग है हाँ, तो नेटवर्किंग क्या है, व्यक्तियों, संस्थाओं तथा संघों की कार्य संपन्न करने की समस्या को सुलझाने और उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए उन्हें प्राप्त करने की योग्यता को नेटवर्किंग का नाम दिया है इन्होंने बेसिकली। ठीक है, मतलब नेटवर्किंग क्या है कि मतलब किसी को भी क्षमता निर्माण का उपयोग, उदाहरण जैसे जो जल, कृषि, पोषण, स्वास्थ्य है, तो इन सब चीजों को आपस में जोड़ना, तो ये नेटवर्किंग है कि मतलब एक टीचर की या स्कूल की या एक पूरे जिले की पहुंच होनी चाहिए इन सभी तक, तो वो होगी नेटवर्किंग। इन सब तक पहुंच बनाना, यहाँ तक पहुंचना, इन सभी रिसोर्सेज का यूज करना, इनको अपने काम में ला पाना, इनको समझना या इनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना या इनको अपनी चीजों में, पढ़ाई में, कामों में, स्कूल के लिए, जिला के लिए यूज करना, ये होता है नेटवर्किंग। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, संस्थाओं का ग्रुप हो सकता है, व्यक्तियों का ग्रुप हो सकता है, संघों का ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्षमता निर्माण का उपयुक्त उदाहरण जो विशेषतः विकासशील देशों के लिए संगत है वह है जल, कृषि, पोषण, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कार्यरत समुदाय के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, यहाँ तक के लोगों में अपनी पहुंच बनाना, यहाँ तक पहुंचना। ठीक है, अलग अलग संस्थाएं, संगठन जैसे स्थानीय समुदाय समूह क्षमता निर्माण कार्यक्रम के महत्वपूर्ण प्रोवाइडर है। ठीक है, तो ये सब, और ये पहुंचता कैसे है, इन सब से हमारी पहुंच कैसे बनती है, आईसीटी से।
यहाँ तक हम पहुंचेंगे कैसे, पोषण, स्वास्थ्य, जो इन सबसे रिलेटेड लोग हैं, इन तक हम अपनी पहुंच कैसे बनाएंगे, यहाँ तक पहुंचना, इन सबको पकड़ के रखना नेटवर्किंग है। लेकिन इन सब तक हम पहुंचेंगे कैसे, वो आईसीटी के थ्रू। क्योंकि अभी मैं एक दिन दे के जाऊंगी तो मैं हर घर में जाके बोलूंगी बच्चे पढ़ाओ, बच्चे पढ़ाओ, बच्चे पढ़ाओ, बच्चे पढ़ाओ, 6 से 14 साल तक के बच्चे पढ़ाओ, स्कूल में भेजो। कितने दिन कितने कर लूंगी, एक दिन में 100 घरों में चली जाऊंगी, 30 दिन में 30,000 घर हो जाएंगे, 30,000, 3,000 घर, 30,000 घर हो जाएंगे। पर दुनिया में हमारी जो आबादी है उस टाइम पे 121 करोड़ थी 2011 में, अब कितनी हो गई होगी, 121 करोड़। ठीक है, तो 30,000 से क्या होगा, वो भी एक महीने का काम है। ऐसे में तो मेरी पूरी जिंदगी इसमें ही निकल जाएगी। बट नहीं, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, आईसीटी का। आईसीटी आप सबको पता ही होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पता ही होगा। बट आईसीटी के इसमें हमने पढ़ना है कि इसके 3 ड्राइवर होते हैं, मतलब इसे पहुंचाने वाले। ये याद रखना जरूरी है, आईसीटी को अभी भूल जाओ, बट ये याद रखो कि आईसीटी के 3 ड्राइवर कौन होते हैं, लैंग्वेज, लिटरेसी एंड लर्निंग। लैंग्वेज, लिटरेसी एंड लर्निंग, इसको 3L भी बोल सकते हैं हम, लैंग्वेज, लिटरेसी एंड लर्निंग। 3L मैंने बताए भी थे पहले, थोड़ा सा डिस्कस करा था। अब ये 3L होते हैं, किसी भी चीज के, किसी भी भाषा को, किसी भी कम्युनिकेट करने के लिए 3 चीजें चाहिए, लैंग्वेज, लिटरेसी एंड लर्निंग, यानी भाषा, साक्षरता, अधिनियम। किसी तक भी अगर हमें मैसेज पहुंचाना है तो सबसे पहले हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जो उस जन समुदाय की भाषा है या जो जिस भी भाषा से उस तक पहुंच बनती है, तो उसकी हमें लैंग्वेज पता होनी चाहिए, भाषा। दूसरी चीज है, उनमें मिनिमम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीजों को समझने की, थोड़ा सा साक्षरता होनी चाहिए, नॉट शिक्षित। हम शिक्षित नहीं मांग रहे कि हमको शिक्षित व्यक्ति तो समझने के लिए, पढ़ने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन नहीं, अगर कोई भी बंदा कोई भी मैसेज रिसीव कर रहा है तो उसको बदले में भेजने के लिए साक्षरता होनी चाहिए। और थर्ड चीज है लर्निंग। ठीक है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है कि जब जिस चीज के बारे में पता कर रहा है वो यूज कर पा रहे हैं या नहीं। अब देखो, सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी आईसीटी उपभोग के 3 चालक है। भाषा, उस भाषा के उपयोग की योग्यता जो व्यापक रूप से इंटरनेट पर प्रयोग होती है। ठीक है, साक्षरता, विशेष रूप से उस अध्ययन की संस्कृति तथा अधिगम, शैक्षिक उपलब्धि का स्तर क्या है। ठीक है, शिक्षा केवल साधन नहीं है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज और अर्थव्यवस्था में कुशल भागीदार बनते हैं, बल्कि मुख्य चालक भी है। क्योंकि भाषा की वजह से ही तो कोई चीज इधर से उधर पहुंचेगी, भाषा की वजह से ही तो हम पहुंचा पाएंगे, कुछ भी चीज बोल पाएंगे। जब हमारे पास भाषा ही नहीं, हम करते रहेंगे, कोई भी नहीं समझ पाएगा। हमारे पास भाषा होनी जरूरी है, चाहे वो उसका मीडियम कुछ भी हो, उसका माध्यम कुछ भी हो, बट हमारे पास हमारे विचारों को व्यक्त करने का, अभिव्यक्त करने का मीडियम जो है वो भाषा है। तो भाषा जरूर होनी चाहिए। भाषा के बिना कोई भी संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती, चाहे वो मौखिक हो चाहे लिखित हो, वो पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि मौखिक के लिए भी हमें भाषा की जरूरत पड़ती है, भले ही हम अपने हाव भाव का यूज करते हैं, बट जब तक हमें वो चीज पता ही नहीं होगी तो हम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए भी हमको भाषा का यूज करना आना जरूरी है। तभी तो हम कहते हैं भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा 2 प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक और सांकेतिक। तो मौखिक लिखित में तो देखो भाषा है ही, सांकेतिक के लिए भी तो हमें भाषा चाहिए, वो भी तो हम भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो जो भाषा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 503 पूरी भाषा के ऊपर है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम वापस आ जाते हैं, हम वुड बी टीचर है, हम टीचर बनेंगे, हम टीचर बनने वाले हैं। तो हमें स्कूल नेट के बारे में पता होना चाहिए कि स्कूल नेट क्या है, स्कूल का नेटवर्क क्या है। इतने बड़े नेटवर्क का हम क्या करेंगे, है ना हम रिसर्चर है ना हम इकोनॉमिस्ट है, कुछ हमें अच्छी अच्छी पोस्ट दे ही नहीं रहे, बट हमें स्कूल नेट के बारे में पढ़ना है। स्कूल नेट क्या होता है। स्कूल नेट विद्यालयों को इंटरनेट से जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा के लिए सूचना प्रबंध प्रणाली को बढ़ावा देता है। देखो इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ोगे, अच्छी बात है, पढ़ लेना, आपके लिए अच्छी बात है, मैं कभी मना नहीं करूंगी ना, मैं ये बोलूंगी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो इनफ है, आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ो बहुत अच्छी बात है। बट उस पैराग्राफ को थोड़े से समराइज में बता देती हूँ कि इसमें है क्या। इसका मतलब है कि बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हमारे छोटे छोटे, उनको आईसीटी से जोड़ो, कंप्यूटर एंड इंटरनेट का यूज करके उनको ज्यादा से ज्यादा लर्निंग में एंगेज करो, ना कि पबजी और फ्री फायर में। उनको ज्यादा से ज्यादा लर्निंग कराओ, कंप्यूटर का यूज सिखाओ। क्योंकि कंपैरिजन में जिस बच्चे को कंप्यूटर आता है वो बच्चा पिछड़ जाता है, जिसको नहीं आता वो बच्चा पिछड़ जाएगा जिसको आता है उसके कंपैरिजन में। तो बच्चे को कंप्यूटर सिखाओ, आईसीटी के आगे जाके यूज क्या है, भविष्य में क्या काम आने वाली है, वो सारी चीज सिखाना है। तो वो होता है स्कूल नेटवर्क, कि हमारे स्कूल को इंटरनेट से जोड़ना, स्कूल को इंटरनेट से जोड़ना स्कूल नेटवर्क कहलाता है। जैसे कि मान लो अभी पता है हमें सेमिनार हो रहा है, सारे स्कूल को इंक्लूड करो, तो फटाफट क्या करेगा, जो स्कूल का हेड होगा, स्कूलों के जिले का जो हेड होगा, फटाफट सारे ग्रुप में मैसेज सेंड करेगा कि भाई एनसीईआरटी का सेमिनार है, आ जाओ यहाँ पे। तो ये क्या है, ये स्कूलों का नेटवर्क है, बहुत सारे स्कूल एक तरफ से जुड़े हुए हैं
तो ये नेटवर्क है और वहां से वो आ जाएंगे। बट अगर ये नेट ही ना हो, ये स्कूल किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ही ना हो, या उनको ये पता ही ना चले, तो उनको कैसे पता चलेगा उनको कहाँ आना है, कहाँ जुड़ना है? पर्सनली जा जाके बोलना पड़ेगा और ये कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आईसीटी बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स करवाता है, इसकी वजह से तुरंत क्विक रिस्पॉन्स होता है। तो ये होता है स्कूल नेट। अब इसके थोड़े से काम पढ़ लेते हैं। आप वैसे बड़े इंटेलिजेंट हो, जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके स्कूल नेट के कार्य और सेवाएं क्या होंगी? देखो, पहले तो होगा प्रौद्योगिक सेवाएं, टाइम नहीं लगता, फटाफट से चीजें पहुंचा देता है ना। विषय वस्तु संबंधी आवश्यकताएं क्या होती है कि इंटरनेट द्वारा हम इस पे काफी सारी चीजें पढ़ सकते हैं, नई नई खोज कर सकते हैं, और इस पे बहुत सारी चीजें भी हमें मिल जाती है इंटरनेट पे जो स्पेशलिस्ट ने लिखी होती है। फिर वो होती है सहयोगात्मक परियोजनाएं, काफी सारी चीजें हमें ऑनलाइन मिल जाती हैं जो हमें ऑफलाइन प्रोवाइड नहीं होती। तो जब बच्चों को हम नहीं सिखा सकते, वो हम अपने क्लासरूम में बैठ के सिखा सकते हैं आईसीटी के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल विकास होता है, इससे प्रौद्योगिकी नवाचार समर्थन होता है, विद्यालय और संसाधनों का प्रबंधन होता है। ठीक है। इसके बाद आपको पता ही है कि जब विद्यालय परिवेश में स्कूल नेट आ जाता है तो उस परिवेश में बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी, ऑब्वियसली हो जाएंगी। सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी कौशल के अंतर्गत बहुत सारे प्रकार के कौशल आते हैं, जैसे ईमेल की योग्यता, उच्च स्तरीय कौशल, अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कैसे ढूंढे, उनका एनालाइज कैसे करें, उनका इवोल्यूशन कैसे करें, ये सारी चीजें। ठीक है। फिर अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने कहा था वीडियो मतलब अच्छी है, समझ में आ जाएगा आपको, इतना कुछ ज्यादा टफ कंटेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट है वित्त व्यवस्था संबंधी प्रारूप। भाई अब हमें आईसीटी का यूज करना है, हमें अभिशासन चाहिए, हमें सब कुछ करना है, तो हमें पैसा भी तो चाहिए। अब पैसा कहाँ से मिलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, तो हम वो डिसाइड करेंगे। देखो, पहले तो बताया था हमने 9वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, तो सेंट्रल और उसका क्या था कि सेंट्रल तो देगी 85% और ये 15। फिर नेक्स्ट 10वीं परियोजना आई तो ये 75 और 25 हो गया, और फिर एनडीएम जो लास्ट परियोजना थी उसमें तो 50-50 हो गया। इधर सेंट्रल गवर्नमेंट है, इधर स्टेट गवर्नमेंट है, इस हिसाब से रेशियो हो गया कि ये इतना इतना पैसा देंगे, और इस हिसाब से ये अभी चलता ही आ रहा है। ठीक है। और अब इसके बाद क्या होता है, ये पैसों के लिए सारी चीजें करी गई है, इसी तरीके से पैसे मिलेगा। और जो भी है मतलब इसके अलावा ना अपने आप जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये जो है वो पैसा इकट्ठा करने के लिए ना अलग सोर्सेज का भी यूज कर सकती है। जरूरी नहीं है कि मान लो 50% इसने दिया, 50% इसने दिया, बट स्टिल कुछ आपदा आ गई या कुछ हो गया, स्कूल का ज्यादा नुकसान हो गया, कुछ भी, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि भाई तुम कुछ भी अलग सोर्सेज का यूज कर लो, डोनेशन का यूज कर सकते हो, एनजीओ की हेल्प कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू स्टेट गवर्नमेंट कि वो फंड रेज करने के लिए, फंड को जुटाने के लिए क्या तरीका अपनाती है। ठीक है। सो दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे। बस इतना ही था। आज अभिशासन है, कैसे करना है, इन तरीकों से इनको सॉल्व कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती है हमारी। और इसके बाद नेटवर्किंग क्या है, यूएनडीपी ने क्या डेफिनेशन दी है, आईसीटी के थ्रू कैसे नेटवर्किंग हम कंपेयर करके रख सकते हैं, जोड़ के रख सकते हैं, स्कूल नेट क्या होता है, स्कूल नेट के काम और सेवाएं क्या है, और लास्ट में इन सबको चलाने के लिए हमें चाहिए पैसा। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा यहाँ से आता है, और अलग अलग फंड से भी वो यूज कर सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।